क्यों नहीं देता है? बड़ी गजब बात कही है आपने। 8,500 करोड़ रुपए की हाँ। हवाई जहाज लेने वाला प्रधानमंत्री 8,500 इनको पेंशन नहीं देता है। लाखों रुपए का सूट बूट पहनने वाला प्रधानमंत्री इनको 10,000 रुपए पेंशन नहीं देता है। आखिर क्यों? सभी साथियों को नमस्कार। आज फिर खड़े हुए हैं मैदान में कमर कसकर, और किसके लिए? पेंशनर के लिए खड़े हुए हैं। और हम वही बात कह रहे हैं कि जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। आज हमारे साथ दिल्ली के सेनापति अनुराग ओझा जी हैं। आज इनके मन में कुछ बात है जो आपसे करना चाहते हैं। अनुराग, सब लोग अलग अलग विषय पे बात कर रहे हैं। कोई बाबा साहब पे बात कर रहा है, कोई महात्मा गांधी पे बात कर रहा है, कोई दलितों पे बात कर रहा है, कोई सवर्णों पे बात कर रहा है, कोई बीजेपी कर रहा है, कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई मंदिर कर रहा है, कोई मस्जिद कर रहा है, कोई संबल कर रहा है। लेकिन पेंशनर की बात, ईपीएस पेंशनरों पर बात कब होगी? ईपीएस 95 पर बात कब होगी? ये अपना आज का अहम मुद्दा है। इस पर कौन बात कर सकता है? भाजपाई अलग सोए हुए हैं, कांग्रेसी अलग सोए हुए हैं, आम आदमी पार्टी वाले अलग सोए हुए हैं। बुजुर्गों का वोट सबको चाहिए, जो लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग हैं इसमें, 1 करोड़ के आसपास। वोट सबको चाहिए। पिछली बार आपकी पहल से लोग नोटा पे बटन दबाए, लेकिन इनके मन की बात आप बताइए कि 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज लेने वाला प्रधानमंत्री 8,500 रुपए इनको पेंशन क्यों नहीं देता है? बड़ी गजब बात कही है आपने। 8,500 करोड़ रुपए की हवाई जहाज लेने वाला प्रधानमंत्री 8,500 इनको पेंशन नहीं देता है। लाखों रुपए का सूट बूट पहनने वाला प्रधानमंत्री इनको 10,000 रुपए पेंशन नहीं देता है। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि पेंशनर के मुद्दे पर देश में वोट ही नहीं होता है। देश में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट होगा। देश में जात बिरादरी के नाम पे वोट होगा। देश में हर किसी के नाम पर वोट होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सरकारों को लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है कि पेंशनर का कोई मुद्दा ही नहीं है। पेंशनर तो इंसान ही नहीं है, पेंशनर तो देश के नागरिक ही नहीं है, और पेंशनर कहीं है ही नहीं। ये तो अज्ञात चीजें हैं, ये तो हवाबाजी है। ये मंगल ग्रह से आए हैं जो ईपीएस वाले हैं। हाँ, मंगल ग्रह से आए हैं। इनका कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो सरकार की सोच है ना, इस सोच में कहीं ना कहीं हद तक हमारे पेंशनर भी थोड़े बहुत जिम्मेवार है। कैसे आप बुजुर्गों को कैसे इसका जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? जिम्मेवार इसलिए कह सकता हूँ कि बुजुर्गों के अंदर वो चेतना का अभी जागृति नहीं है कि हम पेंशन के मुद्दे पर वोट करें, और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात तो है उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जागृति नहीं है, अब जागृत हुए, ऑप्शन मिला तो नोटा पे भी दिया उन्होंने। अब हम दिल्ली में कैंडिडेट दे रहे हैं, तो मतलब उनको ऑप्शन की तलाश थी, और वो ऑप्शन लगता है बहुत बड़ा वैक्यूम था देश के अंदर। करोड़ों लोग ये देख रहे थे कि भाई पेंशनर का भी मुद्दा क्या देशव्यापी मुद्दा बन सकता है। 78 लाख पेंशनर हैं जो पेंशन जिनको मिलती है ईपीएस 95 से जुड़े हुए, और देश के अंदर 7.5 करोड़ के करीब कंट्रीब्यूटर हैं, यानी जो जिनको आगे पेंशन मिलेगी। तो सीधा 78 लाख हैं। ये 80 करोड़ को अगर राशन दे सकते हैं तो 78 लाख के लिए पेंशन तो ये जब से निकाला, लो जी पकड़ो अपना पेंशन। अरे साहब, ये जो 78 लाख है ना, इन्हीं का पेट काटा है, तब तो 80 करोड़ को राशन दे रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? बुजुर्गों की जेब काटी जा रही है। जेब काट के पैसा दिया जा रहा है उनको। और चोर जो होता है वो आपका ध्यान पहले भटकाता है। ये रॉबिन हुड बने हुए हैं आजकल। किसी को काटे, किसी को बांटे, किसी को काटे, किसी को बांटे, ये इनका चल रहा है। ये इतनी योजनाएं ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? ये अपने आप को जो मसीहा बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी 8,500 देने की बात कर रहे हैं। सारी पार्टियों में जो मसीहा बने हुए, ये कहाँ से बने मसीहा? ये कहते हैं नहीं, देखिए मुझे उनके 8,500 से दिक्कत नहीं, आप दीजिए। लेकिन ईपीएस का जो बुजुर्ग तो लाएगा कहाँ से? वो 8,500 जो देगा कहीं से, या नरेंद्र मोदी जो राशन देंगे, कहाँ से लाते हैं? ये आपने कभी सोचा? क्या ईपीएस के जेब पर डाका पड़ रहा है? बिल्कुल। और ये बुजुर्ग जान नहीं पा रहा है कि डाका कौन डाल रहा है? सरकार डाल रही है। तो ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? समझ रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। एक बात बताओ मुझे, ये समस्या चीज समझ में आ रही है। मुझे ये बैरिकेड खिसकाना है। सामने बैरिकेड है, ये पीछे वाला बैरिकेड खिसकाना है। ये रहा। अब मेरे पास हाथ नहीं है, या मैं किसी तरह से कोशिश करके उसको खिसका नहीं सकता, लेकिन ये खिसकाऊंगा तभी पार जा पाऊंगा। लेकिन अनुराग जी आए, उन्होंने कहा चिंता मत करो मनोज, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। देखो उधर वो कोने में एक छोटा सा दरवाजा है ना, चलो मेरे साथ। आपका हाथ पकड़ के ले गया और उस कोने से निकाल के बैरिकेड पार करा दिया। तो अनुराग, सेनापति वो होता है जो रास्ता निकाले। तो क्या ईपीएस के जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर हैं, उनके हाथ को यूं करके बांध दिया गया है? हाँ, उनको बांध दिया गया है। असल में क्या है, एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा कि एक गाय ये लो या पशु समझ लो, उसके गले पर ऐसे करके कुछ बांध कर उसे खूंटे से बांध दिया जाता है। तो एक दिन जो बांधने वाला था वो आया
और उसने कोई रस्सी नहीं बांधी, उसके सिर्फ गले पे हाथ फिरा दिया ऐसे करके, हाथ फिरा दिया और खूंटे से बांधने की एक्शन किया, तो और वो चला गया। तो वो गधे की कहानी है, मैंने भी पढ़ी गधे की कहानी है। तो वो वहां बैठा रहा, उसे लगा कि मैं बंधा हुआ हूं। हाँ। इसी तरह पेंशनर्स को लग रहा है कि पेंशनर बंधे हुए हैं। हाँ। उनको ये याद दिलाना है कि तुम आजाद हो। तुम क्या चाहते? आजादी। वो क्या देंगे? आजादी। तो सुप्त चेतना में सो रहे हैं। हाँ, सोए हुए हैं, उनको जगाना है और उनको अब जाग रहे हैं। और जो जाग रहा है पेंशनर जाग गया। अर्जुन को भी जगाने के लिए श्री कृष्ण ने उनको पूरा गीता पढ़ा दिया। बिल्कुल। और जो पेंशनर जाग जाएगा, हाँ। तो नेता मैदान छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि नेतागिरी अगर उसकी चलेगी नहीं, वो बेवकूफ बना नहीं सकता। पेंशनर को पेंशन के नाम पे वोट नहीं लेते। पेंशनर से कहते हैं तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है। अच्छा, ईपीएस में हिंदू, मुसलमान, सिख, मतलब कई जाति कई धर्म के लोग हैं, लेकिन उनको भी लड़ाया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पे। यस, वोट करके इधर दे दो, तुम एक जाति को तो बीजेपी को दे दो, दूसरी जाति को तो दूसरे विपक्ष को दे दो। लेकिन क्योंकि पेंशन की बात करोगे तो सब जाति को देना पड़ेगा, सब धर्मों को देना पड़ेगा। वहां ना कोई दलित है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम। दिल्ली में ईपीएस के पेंशनर कितने होंगे? लगभग लाखों की संख्या में है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल खुद को कहते हैं कि मैं बुजुर्गों का मसीहा हूँ, तो ये बुजुर्गों की पेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? वैसे तो तीर्थ यात्रा भेजते हैं, लेकिन ईपीएस 95 की बात अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं करते हैं? ये बात मैं पूछ रहा हूँ। ईपीएस 95 सेंट्रल की योजना है, राज्य में नहीं आती। दूसरी बात यह कि अगर आपको बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजना है, एक तीर्थ यात्रा में 10,000 खर्चा हुआ आराम से, तो आपको पूरी जिंदगी में एक बार भेजना है। हाँ। एक बार ऑप्शन मिलता है उसका। हाँ। तो एक बार में किसी बुजुर्ग को 10,000 दे दी। पेंशन तो रोज देनी पड़ेगी, 2,500 हर महीने देनी पड़ेगी। एक साल के अंदर ही आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो सस्ता सौदा कौन सा है? तीर्थ भेज दो, तीर्थ भेज दो, और फिर बाद में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा। तो ये ना, ये क्या कहते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, असली मुद्दा नहीं देते। असली मुद्दे पे बात नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं अनुराग। असल में क्या है कि इस देश के अंदर मसीहागिरी चल रही है। मसीहागिरी समझते हो? हाँ, दलितों का मसीहा फलाने, ब्राह्मणों का मसीहा फलाने, मुसलमानों का फलाने, और सवर्ण का फलाने, जर्नल का फलाने। ईपीएस का मसीहा कौन बनेगा? ईपीएस 95 का मसीहा कौन बनेगा? इसका जवाब मुझे चाहिए। अच्छा, मसीहा कौन होता है? पहले मसीहा को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मसीहा वो होता है जो आपको कुछ दे दे, जैसे आपको कुछ पावर दे दे, शक्ति दे दे, पैसा दे दे, वो मसीहा हो गया। हाँ। तो इनमें से कोई मसीहा नहीं है। ये क्या करते हैं, मसीहा को भी तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना पैसा, तभी तो देगा। हाँ। मैं कहीं से लूटूंगा तो कहीं को दूंगा। अभी यहाँ दिल्ली में आपने साहिब सिंह वर्मा जी के लड़का है प्रवेश वर्मा, 1100 रुपए बांट रहा है। मसीहा, नया मसीहा पैदा हुआ, वो 1100 खुलेआम बांट रहा है, खुलेआम बांट रहा है एनजीओ के माध्यम से। कोई मतलब, अब क्यों बांट रहा है वो? ये 1100 रुपए दे देगा। अगर कोई सरकारी योजना होती तो क्या पता नहीं, हर महीने उसको मिल जाते। अब तो एक बार 1100 रुपए दे दिए, और 1100 रुपए देकर वो सोच रहा है वोट मिल जाए मुझे, और लोग दे दें वोट। और लोग दे भी देंगे, लोग बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तुम उनको कुछ दोगे तो उनको लगता है इसका मेरे ऊपर उधार चढ़ गया, इसको चुका दे। वोट ही तो देना है, वोट की शक्ति पहचानते ही नहीं। 1100 रुपए में आपका वोट खरीद लिया उसने एक तरीके से, और फिर वो 11 लाख आपके हिस्से का खा जाएगा, डकार जाएगा, फिर और मोटा हो जाएगा। ये इस देश में ईपीएस के जो पेंशनर थे, कहीं 15 लाख वाले जुमले में तो नहीं फंस गए थे? 15 लाख वाला जुमला तो सभी फंस गए उसमें, बड़े बड़े लोग फंस गए 15 लाख में। सबको ऐसा लगा कि यार देश में, और 15 लाख का मतलब ये था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, बहुत तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से पैसा आएगा। जुमला भी था एक तरीके से। 1 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। 1 करोड़ के लोग, असल में ये किसी जुमला नहीं मांग रहे, ये किसी सरकार से कुछ मांग नहीं रहे। पेंशनर सरकार से हाथ भी नहीं जोड़ रहे। पेंशनर कह रहे भैया हमारा जो पैसा है हमें वापस कर दो, हमें कोई योजना नहीं चाहिए, हमें कोई तुम्हारी तरफ से कोई खैरात नहीं चाहिए, कोई भीख नहीं चाहिए, हमारा जो पैसा। लेकिन जो ईपीएस 95 के कई नेता हैं, वो तो तमाम भाजपाइयों से मिलते हुए नजर आते हैं। हाँ, वो नेता मालूम है क्या है? वो नेता नहीं है, वो बहुत सारे एजेंट है, भाजपा के एजेंट है। वो क्या करते हैं, अभी हाल फिलहाल उन्होंने कह रखा है कि 3 महीने तक कुछ मत करो, 3 महीने तक चुपचाप बैठ जाओ, और 3 महीने तक बस अलग जगाओ। अच्छा, मतलब चुनाव है। हाँ, तो घर पे बैठे रहो। वो उसी समय जैसे चुनाव आता है किसी राज्य में, वो सक्रिय हो जाते हैं, और वो दूसरे राज्य में जाके सक्रिय हो जाते हैं, और दूसरे राज्य में सक्रिय होने के बाद वहां आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। भाजपा को नुकसान नहीं होना चाहिए। और असल में दूसरी पार्टियां तो सो ही रही हैं, कांग्रेस तो दौड़ में ही नहीं है, आम आदमी पार्टी दौड़ में नहीं है, इन्हें समझ में ही नहीं आता। भाजपा को समझ में आ रहा है, भाजपा इतनी स्मार्टली खेलती है पेंशनर के नाम पर कि उसको पता है
कि उसने एक ही नेता, एक तरह का नेता है, मतलब भाजपा अकेले दौड़ी जा रही है। वही पेंशन। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा कि ईपीएस वालों को हम पेंशन नहीं है? हाँ, ये नेता दावा करते हैं, सार्वजनिक मंच से कभी नहीं कहा। सार्वजनिक मंच से ऐसा कहा कि भाई हमने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दी, जो साफ साफ झूठ था। हमने लाखों पत्र भेजे प्रधानमंत्री कार्यालय में और साफ साफ कहा ये देखो, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, कहाँ दे रहे हो 1000? तुम जो संसद में मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो कि हम EPS 95 के पेंशनर की मिनिमम पेंशन 1000 दे रहे हो, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। कोई जवाब नहीं आया प्रधानमंत्री कार्यालय से। फोन जाता है वहां से लोगों के पास, वो कहते हैं हेलो, हाँ मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, आपको क्या समस्या है? जी हमारी 1000 पेंशन नहीं आ रही, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1000 पेंशन हो गई है। नहीं, ये तो बात ठीक है आपकी, ये तो बात में, और क्या समस्या है आपकी? अरे भाई वही तो समस्या है जो लिख के भेजी है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी क्या ही जवाब दे। अफसर एक आदमी को आप कहो कि मैं भूखा हूँ, आपका टेस्ट करा लिया जाए, आपके पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन जो आएगा मैनेजर वो कहेगा नहीं जी आपको कल खाना खाया था आपने। भैया ना खाता ना भाई जो नरेंद्र मोदी कहे वही सही, ना खाता ना भाई जो PMO बोले वही सही, ना खाता ना भाई जो EPFO के इंचार्ज बोले वही सही। ये देश हो रहा, जनता भूख रही है, भूख से बिलख रही है, चिल्ला रही है, हाय हाय कर रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो आदम गोडवी साहब ने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हाँ, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। हाँ, तो सब आंकड़े ही तो आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है और आंकड़ेबाजी पे ही लड़ रहा है पक्ष और विपक्ष। अच्छा, विपक्ष भी कभी ये नहीं कहता कि 1000, कभी सवाल पूछा विपक्ष ने कि भाई 1000 प्रधानमंत्री जी आप ये दावा कर रहे हो मिनिमम पेंशन 1000 हो गई, सबको 1000 तो मिलेगी ही मिलेगी, ये दावा आप कर रहे हो, क्या मिल रही है सबको? लाखों लोगों को, लाखों पेंशनर्स को जो बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जो मोदी जी ने कह दिया या सरकार ने कह दिया उसको विपक्ष भी मान रहा है कि भाई आपने 1000 कर दी और बढ़ा दो। अरे 1000 भी कहाँ कर दी? कितना सफेद झूठ है इस देश के अंदर। अच्छा, EPS पेंशनों को वैसे कितनी पेंशन मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कम 10,000 के आसपास महीने का। हाँ, महीने का मिलना चाहिए। 7,500 हम लोग डिमांड कर रहे हैं, 10,000 के करीब हो जाए तो अच्छा है, DA मिला के। और वही उससे क्या थोड़ी जिंदगी उनकी आसान हो जाएगी। और इतना तो बनता भी है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि 2,500-3,000 तो उनको दे देते जो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। वृद्धा पेंशन है दिल्ली में, क्योंकि सब कुछ पैसों से ही रहता है, पैसा नहीं रहेगा तो घर में इज्जत नहीं होगी। देखो मोटी बात समझो आप, हम अभी कोई भी लाडली बहना है, कोई भी है, अभी दिल्ली की महिलाओं की स्कीम है, 2100 रुपया बोल रहा है ना केजरीवाल। कोई किसी ने कंट्रीब्यूट किया है क्या उस फंड में? कोई नहीं किया कंट्रीब्यूशन, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। ये आपको लगता है कि केजरीवाल जी देंगे? दे ना दे बात अलग है, लेकिन 2,500 पहले भी तो बोला था ना 1000 रुपया वो देंगे। तो दे ही नहीं सकता, दे नहीं सकता। वो मालूम है क्या, जो दिल्ली वालों को साफ सुथरा पानी ना दे सके, जो यमुना को साफ ना कर सके, वो महिलाओं को 2100 रुपया देगा? आप बताइए भाई। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया दूंगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ से कैसे बनेगा? अब केजरीवाल कहेगा मैंने दिल्ली की महिलाओं को कहा है, कौन सी महिलाओं को देगा? ये आप समझो ना, 1000 महिलाओं को दे दिया, 2000 महिलाओं को दे दिया, 10,000 महिलाओं को दे दिया, सारी दिल्ली की महिलाओं को नहीं दिया, तो वो तो ये कहेगा मैंने दे दिया। जैसे मैंने दिल्ली के स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया, एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया, बाकी स्कूल तो वैसे ही है, लेकिन वो क्या कहेगा दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिया। तो ये प्रोजेक्शन होता है, इसलिए टोकनिज्म की राजनीति कहते हैं। टोकनिज्म मतलब कि पंजाब में इनकी सरकार है, वहां पे महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां भी इन्होंने वादा किया था, एक चीज वादा किया था, नहीं दे रहे, ये इनकी गलती है। मुझे लगता है दे भी देंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को दे देंगे, कह देंगे इतना ही कोटा, ये कोटा बना देते हैं। फिर पहले कहते हैं मैं पूरी दिल्ली में दूंगा, पूरी पंजाब की महिलाओं को दूंगा, फिर ये कोटा बनाएंगे। कोटा कैसा बनाएंगे? कोटा सिस्टम क्या होता है कि भाई इस बार हम इस साल 5000 महिलाओं को देंगे, तो भैया ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। ये मतलब कहने का मतलब इनकी बात भी सच हो जाएगी कि अपने दिल्ली की महिलाओं को 2100 दे दिए, अब वो शायद अपने कार्यकर्ताओं को ही दे दें, या कोई जानने वालों की महिलाओं को दे दें, या विधायक जिसको संतुष्टि करे उसको दे दें। मतलब ये अपना फेस भी बचा लेंगे और किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये नेता बड़े घाघ हैं, बड़े मक्कार हैं, बड़े चालू हैं, बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, और इनको पता है कि अपनी बात में कह के कैसे निकल जाना है। आप तो कहते रहोगे भाई दिल्ली की महिला मुझे तो मिला नहीं, करे उसको तो मिला फलाने को, पड़ोस वाली आंटी को तो मिला है। पड़ोस वाली आंटी को, एक ही आंटी होगी वो पूरी गली के अंदर, जिसको मिला होगा। तो अब क्या जो EPS 95 के बुजुर्ग हैं, क्या उनके पेंशन की बात विपक्ष करेगा? जो खचुए की चाल चल रहा विपक्ष है, क्या उनके पेंशन की बात दिल्ली चुनाव में करेगा? सत्ता सो चुकी है, क्या उनको EPS के जो बुजुर्ग हैं वो जगाने का काम करेंगे? क्या इस बार दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी था। जो EPS पेंशनरों की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। तो जो EPS पेंशनरों की बात करे आप लोग उसके साथ रहिए, किसी कंपनी को आप वोट मत दीजिएगा। आप कंपनी का मतलब समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।